नमस्कार साथियों। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक विचारक जो है जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनके बारे में ब्रीफली एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये कौन थे, किस प्रकार की राजनीतिक जो व्यवस्था से ये जुड़े हुए थे, किस प्रकार के इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए और किस प्रकार की दिशा में इन्होंने राजनीतिक को दार्शनिक स्तर पर ले जाने का जो है काम किया। तो इनके बारे में एक बेसिक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो ये कि ये लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको लोक नायक कहा जाता है। तो एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो इनका एक नाम है जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है लोक नायक, वो है क्रांतिकारी संत, दूसरा गांधी या आधुनिक गांधी। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनके लिए बोले जाते हैं, वो कौन है? वो है हमारे जयप्रकाश नारायण, जो 1902 से लेकर के 1979 तक जीवन काल इनका देखा जाता है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, परिचय इनके बारे में बेसिक समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। देखो, सबसे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण कैसी एक शख्सियत है, कैसे एक व्यक्तित्व है। ये एक गांधीवादी व्यक्तित्व है, एक समाजवादी व्यक्ति विचारक है। ठीक है, साथ ही मार्क्सवादी है। लेकिन मार्क्सवादी कैसे हैं? ये थोड़े से भारतीय या फिर अ, संतुलित स्तर पे मार्क्सवादी हैं, जो कि काल्पनिक स्तर पे भी हम कह सकते हैं। लेकिन शुरुआती समय में ये मार्क्सवादी थे जो काफी हद तक कैसे थे, खून खराबे पर आधारित हिंसक व्यवस्था पर आधारित मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित थे। लेकिन बाद में जाकर के जब गांधी जी के विचारों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, ये कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं एक प्रकार से शांति प्रिय या हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में एक बेसिक बात है। ये वही व्यक्ति है जो आगे जाकर के आपको पूरे के पूरे भारत में एक नायक की भूमिका निभाएगा, चाहे वो पूरे भारत में कहीं ना कहीं जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अंडरग्राउंड होकर के पहल करना, भूमिगत होकर के पहल करना, और पूरे देश में कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पूरे के पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को फैलाना। जब भारत आजाद हो जाता है तो उसके बाद नेहरू जी के द्वारा दिए गए यहाँ पे एक प्रस्ताव, एक ऑफर कि सरकार में शामिल हो जाओ, उसको भी ठुकरा देते हैं और राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। और बाद में जाकर के पूरे देश में जो है जो रेलवे की अलग अलग यूनियंस हैं, मजदूर हैं, उनके लिए अलग अलग उनके सुधार, उनकी स्थिति के सुधार को लेकर के, उनकी जीवन में अलग अलग जो है सुधार को लेकर के अलग अलग प्रयास करते हैं। समाज में कई सारे जो है सुधारों का काम करते हैं। साथ ही ये समाज में जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उनको भी समझते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो क्या थी? किसानों की बहुत बुरी स्थिति, उसमें उनका एक भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे का था, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह भी ये करते हैं। बाद में आपको पता है इंदिरा गांधी के तानाशाही प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। और संपूर्ण क्रांति को यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ करके यहाँ पे पूरे देश से सपोर्ट मिला था। चंबल में एक लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी कमी समस्या थी। चंबल का क्षेत्र है जो आपको पता है मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में देखा जाता है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी के एरिया में। तो वहां पर डाकुओं का जो है बहुत ज्यादा क्या है वर्चस्व था, प्रभुत्व था। तो उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस वालों की मदद या पुलिस व्यवस्था की मदद करने में बहुत बड़ी भूमिका ये निभा करते हैं। डाकुओं ने कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था या सरकार के सामने कभी समर्पण नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति के एक आह्वान से वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। तो ये हमें एक बेसिक फंडामेंटल जानकारी इनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी अपने बारे में अपने स्वार्थ के लिए कभी कहाँ कहीं ना कहीं राजनीति नहीं की है, न व्यक्तिगत हित के लिए, न सामाजिक हित के लिए, न कहीं ना कहीं व्यक्तिगत और समाज, अपने व्यक्तिगत समाज से जुड़ी हुई चीजों के हित के लिए, न यहाँ पे किसी अपने दल को के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है राजनीति कभी नहीं की है। पूरे के पूरे अपने जीवन को यहाँ पे राष्ट्र के प्रति, अपने भारत देश के प्रति समर्पित करने का काम जो है वो इसी व्यक्ति यानी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। तो ऐसी शख्सियत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इनके जीवन को लेकर के। जीवन की एक बहती हुई नदी की तरह, जीवन की एक बहती हुई नदी की तरह इसने कई बार अपना रास्ता बदला। जैसे एक नदी कई बार रास्ता बदलती है, कभी इस मोड़ में, कहीं उस मोड़ में, कभी इस चरण में, कहीं उस चरण में, कभी ज्यादा पानी तो कभी कम पानी। वैसे ही इनका जीवन भी है, कभी मार्क्सवादी हो जाएंगे, कभी समाजवादी, तो कभी बाद में गांधीवादी हो जाएंगे और लोक नायक के रूप में उभरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनकी कुछ बेसिक यहाँ पे बातें देखने को मिलती हैं जो आपको पता होना चाहिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं इनका एक बेसिक अब जीवन काल का कालक्रम। देखो, अगर हम जीवन परिचय की बात करें, किसके जीवन परिचय की बात करें, तो जीवन परिचय में कुछ महत्वपूर्ण बातों का जो है हमें जानकारी यहाँ पे होना चाहिए। कौन सी जानकारी होना चाहिए कि बचपन में जो शुरुआती जीवन है, बचपन या फिर इनका जो शुरुआत का समय है जब इनका जन्म होता है, तो एक विद्रोह वाला समय है। कैसे विद्रोह वाला समय समझना, 11 अक्टूबर 1902 में तो इसका जन्म होता है, इनका जन्म होता है। जन्म इनका सिताब दियारा गांव, जो कि कहाँ पे है, यूपी, बलिया, यूपी जो है के जिला है बलिया, और बिहार है ना, बिहार का जो सीमा है बलिया वहीं टच करता है, बिहार और यूपी की सीमा से जुड़ा हुआ जिला है। उस बलिया जिले में जन्म होता है किनका, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का। तो कुछ हिस्सा यहाँ पे वो माना जाता है कि बिहार के थे, कुछ हिस्सा माना जाता है कि ये यूपी के थे। तो दोनों में कंट्रोडिक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहेंगे। बलिया के एरिया में हुआ है, जो कि बिहार और यूपी से टच होता है। बचपन का नाम इनका बाउल था, ठीक है, ये नाम याद में पूछा जा सकता है। 1920 में विवाह इनका होता है, और 18 साल की उम्र में इन्होंने क्या है विवाह प्रभावती देवी से किया। प्रभावती जी गांधी जी की कट्टर अनुयायी थी और कस्तूरबा गांधी जी के साथ आश्रम में रहती थी। ठीक है, तो विवाह होता है। 1921 में पहला विद्रोह करते हैं। विद्रोह का समय इनका 19 साल की एज में इन्होंने किया। विद्रोह क्या हुआ, पटना कॉलेज में ये पढ़ रहे थे। तो पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे तो परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे। अब परीक्षा में 20 दिन बचे हैं, तो एक बच्चे को क्या करना चाहिए, एक होनहार समझदार बच्चे को, और कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण की बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। लेकिन तभी उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े यहाँ पे क्रांतिकारी नेताओं, यानी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कई सारे भाषण दिए जाते हैं, कई सारे देश में जो है क्रांति की लहर फैलाई जाती है, देश के लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ऐसे में क्या है, ये व्यक्ति जो जयप्रकाश नारायण है, ये उनके कथनों से, उनके भाषणों से प्रभावित होते हैं। अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि देश के युवाओं को, देश के बच्चों को, शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा का कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा गुलामी है, अंग्रेजी शिक्षा गुलामी है, और इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जैसी ही बोली जाती हैं, प्रभावित होकर के, उस भाषण से, पूरे भाषण से प्रभावित होकर के जयप्रकाश नारायण कॉलेज त्याग देते हैं। और कॉलेज त्यागने के बाद इन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है इन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920-21 के आसपास देखा जाता है, उसमें ये शामिल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, 1922 में उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं अब गतिविधियां बढ़ेंगी। असहयोग आंदोलन बाद में 1922 में स्थगित भी हो गया, चौरी चौरा कांड के बाद। तभी ये क्या है, अमेरिका में प्रवास करते हैं, अमेरिका में पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। पैसे नहीं थे तो बहुत सारी मजदूरी, फल तोड़ना, होटलों में काम करना, ये सब भी उन्होंने किया। वैचारिक बदलाव हुए धीरे धीरे। हुआ ये कि वहां पे जब वो अमेरिका में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो मजदूरों के साथ रहे, वो कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ी, और वहां पे पक्के मार्क्सवादी बन गए। उन्होंने बिलीव किया, माना कि क्रांति से ही क्या है, खून खराबे से ही क्या है, क्रांति सफल हो सकती है। और क्रांति सफल हम करेंगे तो हम क्या लाएंगे, समानता जैसी बड़े बड़े मूल्य जो है अपने समाज में विकसित कर लेंगे, ठीक है। ये बातें उन्होंने यहाँ पे समझ ली। इसके बाद वो भारत आते हैं। 1929 में कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। 1929 में भारत आकर के उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, अब जिस वजह से वो वाकई यहाँ पे लोक नायक या नायक की भूमिका में अब देखे जाएंगे। सबसे पहले तो शुरुआती स्तर पे स्वतंत्रता संग्राम, चरण नंबर जो 3 है, पहला चरण हमने उनका बचपन का देखा, जहाँ उनका विवाह भी होता है, जन्म होता है, विवाह होता है, शिक्षा लेते हैं, पटना का कॉलेज त्याग देते हैं। फिर दूसरे चरण होता है उनका अमेरिका में, जहाँ उन्होंने शिक्षा ली, काम भी किए, और मार्क्सवादी यहाँ पे अ, मार्क्सवादी यहाँ पे विचारों से कहीं ना कहीं यहाँ पे वाकिफ भी हुए। इसके बाद जो तीसरा चरण रहता है, वो तीसरा चरण रहता है यहाँ पे 1929 का, जहाँ पे कांग्रेस में वो प्रवेश करते हैं। अब कांग्रेस में प्रवेश किया उन्होंने, तो इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वो कांग्रेस में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो व्यवस्था रहती है वो थोड़ा सा क्या रहती है, जमींदारों जैसी रहती है, पूंजीपतियों के आधार पे चलती है, जमींदारों के आधार पे चलती है। तो उनको ये चीज पूरी पसंद नहीं आती है। तो वो यहाँ पे जुड़ तो जाते हैं। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, जेल में भी चले जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका भी निभाते हैं वो, गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अपनी भूमिका, अपना जो है योगदान देते हैं। जेल में उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया इस व्यक्ति से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। वही एशियाई समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया है राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है। तो इनसे मुलाकात होती है। एक और यहाँ पे मीनू मसानी, इनसे भी मुलाकात होती है, और इनसे कहीं की बहुत अच्छी वैचारिक जो है समझ उनकी विकसित होती है, और वैचारिक की एक रूपता समरूपता भी उनकी देखने को मिलती है।
साथ ही अब जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने कांग्रेस में कई सारी कमियां देखी। कांग्रेस में समाजवाद की बहुत ज्यादा कमी थी, तो उन्होंने सीएसपी का गठन किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कांग्रेस में ही एक सोशलिस्ट एक तबका या एक दल का, ठीक है, या कहें तो एक सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, छोटा सा ही एक अंदर कांग्रेस के अंदर ही एक छोटा सा दल बनाया, जिसमें इनका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस को समाजवाद की ओर झुका देना, कि कांग्रेस भी थोड़ा सा समाजवादी हो जाए तो बाकी देश और दुनिया में कांग्रेस का जो है दबदबा और बढ़ेगा और इसमें लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये होता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और सबसे बड़ा ये कारनामा इनका माना जाता है हुआ ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जैसे ही ये गतिविधियां चालू करते तो बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। नेहरू, गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बड़े बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता थे सबको जेल में लाइन से डाल दिया जाता है। इनको भी, जयप्रकाश नारायण को भी जेल में डाल दिया जाता है। जैसे तैसे करके ये हजारीबाग जेल में इनको डाला जाता है। हजारीबाग जेल में एग्जाम में पूछा जा चुका है हजारीबाग जेल का, ठीक है, किस जेल में इनको बंद किया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो हजारीबाग जेल। दिवाली की रात जब 9 नवंबर 1942 में दिवाली थी तो वहां पे ये क्या करते हैं, अपने साथियों के साथ धोती की रस्सी बना लेते हैं। धोती होती है ना जो पहनने वाली, उसकी रस्सी बनाते हैं और दीवार फांद करके भाग जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जेल की जो है ब्रेकिंग कर दी, यहाँ पे जेल की दीवार फांद गए और यहाँ पे नेपाल के जंगलों में जाकर के छिप करके वहां पे आजाद दस्ता छापामार सेना बनाई। वो घटना ने उन्हें पूरे देश का एक नायक, एक बहुत बड़ा हीरो के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ये थे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने यहाँ पे वाकई देश को जो एक आजादी दिलाने का एक बहुत बड़ी जो भूमिका है वो निभाने का काम यहाँ पे कर दिया, डेफिनेटली कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप जीवन परिचय में हम बात करेंगे चौथे चरण की। पहला चरण हो गया हमारा जीवन बचपन का, दूसरा चरण हो गया अमेरिका का, तीसरा चरण हो गया उनका भारत में कैसे क्रांतिकारी गतिविधियों में उनका भूमिका, अलग अलग आंदोलनों में उनकी भूमिका रहती है, ठीक है। अब चौथे चरण में हम देखेंगे कैसे वो भारत में आजादी के बाद अब क्या करेंगे। तो 47-48 के आसपास देश आजाद हो चुका है, तो आजादी के बाद नेहरू जी ने उन्हें ऑफर दिया था कि सरकार में शामिल हो जाओ, लेकिन जेपी जी ने क्या है मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं हूंगा, और रेलवे यूनियन और मजदूरों के लिए उन्होंने काम कर दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। 1952 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करने के बाद ही उनको यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ पे कि जो दल वगैरह है ना, दल वगैरह बनाना अच्छी बात है, लेकिन दल वगैरह के माध्यम से ही हम अगर देश चलाएंगे तो एक प्रकार से दल के प्रति स्वार्थ की भावना बढ़ेगी कि हमें अपने सिर्फ दल की स्वार्थ में, दल के हित में काम करना है, देश के हित में काम नहीं करना है। तो ये दलगत राजनीति जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी, देश हित जो है या राष्ट्र हित जो है वो पीछे रह जाएगा। इसलिए राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र हित को पहले रखना चाहिए, दल के हित को पहले नहीं रखना चाहिए। आज के समय क्या हो रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, इन दलों के माध्यम से क्या हो रहा है, हर एक नेता सिर्फ अपने पार्टी को ऊपर उठाने के लिए क्या है काम कर रहा है, देश की किसी को फिक्र नहीं है। हमारी पार्टी में ये नियम है, हमारी पार्टी में वो नियम है, हमारी पार्टी को ये कर दो, हमारी पार्टी को वो कर दो, हमारी पार्टी का ये फैसला है, हमारी पार्टी का वो फैसला। अरे देश के लिए क्या है, देश के लिए तो देखो 2 मिनट, इनका आप भाषण भी सुनोगे, इनकी आप चीजों को समझोगे, इनके काम करने की पद्धति को देखोगे आज के नेताओं को, तो आप समझ में आएगा कि इनका काम मुख्य रूप से अपने दल की हित में काम करना है, ना कि देश के हित में काम करना है। लेकिन ये व्यक्ति जयप्रकाश नारायण कहते थे कि मुझे दल तो बना लूंगा मैं, लेकिन दल वगैरह जो है अब कहीं ना कहीं स्वार्थ की तरफ गए या अपने लालच की, अपने हित की तरफ गए, तो इन दलों का कोई महत्व नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनको खत्म कर दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए सोशलिस्ट पार्टी तो बना लेते 1952 में, लेकिन बाद में इनके विचार आपको पता है क्या है, दल विहीन लोकतंत्र वाले हो जाते हैं। तो दल का खत्म खात्मा भी बाद में कर देंगे, और दल का खात्मा करेंगे तो आपको पता है फिर इनको एक प्रकार से राजनीति से भी संन्यास लेना पड़ेगा। दल विहीन लोकतंत्र में सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि दलों की आवश्यकता ही क्यों है। एक व्यक्ति नॉर्मल रह के भी चुनाव लड़ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि पार्टी में जाके ही चुनाव लड़ेगा वो। बिना पार्टी में रहे भी चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, काम कर सकता है, सरकार में हिस्सा बन सकता है। तो ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले अपनी पार्टियों का वो क्या करते हैं, विघटन करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। सर्वोदय और जीवन दान में भी जुड़ते हैं वो। 1954 में उन्होंने अचानक उन्होंने घोषणा की वो राजनीति छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दल विहीन व्यवस्था लोकतंत्र को लेकर के उन्होंने बातें की, राजनीति भी छोड़ दी और अपना जीवन उन्होंने आप कहाँ समर्पित कर दिया, कहाँ समर्पित कर दिया, भूदान आंदोलन में, जमीन दान मांगना, बड़े बड़े जमींदारों से जमीन मांगना, उनसे दान के रूप में लेना और गरीबों में वितरित कर देना, ये काम उन्होंने किया। ये काम जो है विनोबा भावे के माध्यम से जो है नेतृत्व में देखा जाता है। इसमें शामिल कौन हुए, शामिल हुए यहाँ पे
जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जीवन दान इन्होंने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया? जीवन दान नाम दिया। किसने? ये जयप्रकाश नारायण ने जो भूदान आंदोलन है उसको क्या नाम दिया? जीवन दान आंदोलन नाम दिया। 1972 में चंबल के डाकुओं का कहर बहुत बरपा था उस समय। तो उनकी नैतिक शक्ति इतनी ज्यादा थी जयप्रकाश नारायण की कि चंबल के खूंखार डाकुओं ने पुलिस के सामने नहीं बल्कि जेपी के चरणों में आकर के हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर डाला। ये खास बात है इनकी, जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, हाँ यहाँ पे ये व्यक्ति जो है काफी हाँ हद तक जो है देश के लोगों के सामने एक बहुत बड़े एक नायक के रूप में है कि चाहे बुरे हों चाहे अच्छे लोग हों सब इनकी इज्जत करते थे। जैसे एक जमाने में गांधी जी थे, गांधी जी बोल दे कि ये चीज यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए तो वैसी ही होगी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सब उनकी बात मानते थे। वही बात यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी के साथ थी, जिससे लोग वहां से उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते थे। ठीक है, तो ये जीवन का हमने 5 चरण देख लिए। पहला चरण हम बचपन का, दूसरा चरण अमेरिका में, तीसरा चरण हमने देखा अमेरिका से वापस आते हैं और कई सारे कांग्रेस वगैरह में ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस के साथ साथ वहाँ पे असहयोग सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट करते हुए, ये तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण हमने देखा कि आजादी के बाद वो क्या करते हैं, अलग अलग आंदोलनों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आंदोलनों में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से आंदोलन? जैसे देश की आजादी के बाद जैसे भूदान आंदोलन है, जीवन दान उसको नाम दिया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे चरण 6 डल गया है, चरण नंबर 5 डालना है। ठीक है, हाँ, भूदान आंदोलन है। उसके बाद वो अपना जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का बनाते हैं, बाद में उसका भी दल विघटन कर देते हैं क्योंकि दल विहीन लोकतंत्र उनका क्या है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। तो ये उनके मुख्य रूप से 4 चरण थे। अब 5वां चरण छोटा सा है, जब जिसमें उन्होंने क्या है बहुत बड़े पैमाने पर अब अपना अंतिम जो है सबसे बड़ा क्रांति के रूप में काम किया, वो है बिहार आंदोलन 1974 में हुआ था। वहां के छात्र युवाओं ने एक आंदोलन किया महंगाई को लेकर के, करप्शन को लेकर के, बहुत ज्यादा जो राजनीतिक गतिविधियां, बहुत बुरी गतिविधियां हो रही है उसको लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह किया। पहले तो गुजरात में हुआ, गुजरात में विद्रोह हुआ, वहां की सरकार गिर गई, वहां पे चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार भी गई। सेम वही चीज बिहार में हुई। ऐसे में कांग्रेस डर जाती है तो इसका दमन करने की कोशिश करती है। तो वहां के जो युवा हैं यहाँ पे आह्वान करते हैं किससे, यहाँ पे आग्रह करते हैं किससे, जयप्रकाश नारायण से कि हमारा नेतृत्व तो आप करो। तो जयप्रकाश नारायण ऐसे में क्या करते हैं, बिहार आंदोलन में महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकने के जो समस्या है इनको रोकने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। 72 साल के थे बूढ़े जेपी जयप्रकाश नारायण, इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया, बोल दिया यहाँ पे हमें सबको मिलके, किसान मजदूर युवा महिलाएं, सबको मिल करके क्रांति करनी चाहिए। और इंदिरा गांधी को उस समय, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिसके समय ये महंगाई भ्रष्टाचार फैला हुआ था, तानाशाही बन फैल गई थी एक प्रकार की, उसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया, चुनौती दी इंदिरा गांधी को और सिंहासन खाली करो जनता आती है इस प्रकार के नारे दिए। सिंहासन खाली करो जनता आती है इस प्रकार के नारे दे दिए। 1975 में इंदिरा गांधी ने एक झटके में 25 जून 1975 को इस प्रकार की भाषण को सुना, किसके, जयप्रकाश नारायण के। और जयप्रकाश नारायण ने एक और अजीब सी बात यहाँ पे बोल दी जो कि हाँ डरने वाली बात थी। उन्होंने पुलिस से और सेना से बोल दिया कि अब तुम लोग इंदिरा गांधी के जो आदेश है उनको मानना बंद कर दो। पुलिस से बोल दिया और सेना से। तो ये इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि अगर पुलिस और सेना ने हमारे आदेशों को मानना बंद कर दिया तो हमारी सत्ता तो खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि रक्षा तो आखिर वही करते हैं ना, अटैक वगैरह हो या कोई भी सुरक्षा हो तो उसमें पुलिस और सेना का ही भूमिका होती है। तो ऐसे में इंदिरा गांधी वाकई डर जाती हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से बोल करके देश में आपातकाल लगवा देती हैं। और देश में आपातकाल लगा तो सभी को एक एक करके इमरजेंसी में क्या है जेल में डाल दिया गया। वहां उनकी किडनी खराब हो गई। इनकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं संक्रमित हो जाती है। जयप्रकाश नारायण की कुछ समय बाद 1970 में उनकी जो है रिहाई तो हो जाती है, लेकिन चुनाव भी होते हैं उस 1977 में। चुनाव किसके, पूरे विश्व भारत में यहाँ पे आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी तो हार जाती है, लेकिन जो विपक्ष में नेता थे मोरारजी देसाई, जो जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण के अंतर्गत यहाँ पे क्या कर रहे थे, अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग स्तर पे आंदोलन कर रहे थे। तो वो आंदोलन यहाँ पे जो है सफल तो हो गया था कुछ हद तक, लेकिन जब आपातकाल लग गया तो जनता नाराज हो जाती है कांग्रेस पार्टी से। बाद में जो जनता दल है कहीं ना कहीं ये बाद में जब 1977 में चुनाव होता है तो भारी भरकम जीत के साथ सामने आता है और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जीत तो दर्ज हो जाती है, जेल से छूटकर उन्होंने विपक्ष को एक किया, जनता पार्टी बनाई, माफ कीजिएगा, जनता दल मैंने बोल दिया है, जनता पार्टी बनाई। तो इस जनता पार्टी को एक किया, इसमें सभी दलों को इकट्ठा किया, विपक्ष को इकट्ठा किया। जयप्रकाश नारायण ने, अभी राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय नहीं कहेंगे, या फिर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं और मोरारजी देसाई हैं, इन सभी बड़ी बड़ी नेताओं को यहाँ पे इकट्ठा करके एक जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस को पहली बार सत्ता से बाहर करने का काम किया। पहली बार कांग्रेस आम चुनाव हारी है और सत्ता से बाहर चली गई, बेदखल कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब सरकार, गैर कांग्रेस सरकार बनाई, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और विपक्ष में चली जाती है कांग्रेस। तो ये काम करवा करके वो क्या है, अब जीवन के अंतिम पड़ाव में जाते हैं और 8 अक्टूबर 1979 को पटना में उनका निधन हो जाता है। 1999 में उनको भारत रत्न दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये 1999 में दिया गया था। उनकी वैसे मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को, तो लगभग 20 साल बाद उनको भारत रत्न दिया गया है। लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि उनका जीवन जो है 5 चरणों में देखा जाता है। पहला चरण उनका बचपन का था, दूसरा चरण उनका अमेरिका में बीता, तीसरा चरण उनका भारत में अलग अलग गांधी जी के आंदोलनों के साथ बीता, चौथा चरण उनका जो है भारत में अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन, भूदान आंदोलन, जो दल विहीन व्यवस्था को लागू करने में बीता। उसके बाद यहाँ पे अंतिम चरण में उन्होंने जो है, जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने संपूर्ण क्रांति, ठीक है, ये प्रेजेंट डायरी, जब वो जेल में थे तो प्रेजेंट डायरी भी लिखी, उन्होंने जेल में डाल दिया तो उन्होंने प्रेजेंट डायरी नाम की किताब भी लिखी थी, प्रेजेंट डायरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि जरूरी है। ये जयप्रकाश नारायण की वैचारिक यात्रा है। हमने एक प्रकार से पूरा जो जयप्रकाश नारायण के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे फटाफट। 1902 में इनका जन्म होता है, 1922 में अमेरिका चले जाते हैं, 1929 में क्या होता है, भारत लौटते हैं, 1934 में वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं। रट लो इस बात को, ये पूछा जा सकता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई 1934 में, और यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है आगे जाकर कांग्रेस को समाजवाद की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगी। ठीक है, 1942 में ये इस हजारीबाग जेल से भागे, और क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था। नेपाल में जाकर के आजाद दस्ता बनाते हैं वहां पे। 1954 में यहाँ पे राजनीति से संन्यास ले लिया और जीवन दान सर्वोदय से जुड़ गए। जीवन दान आंदोलन, वही भूदान आंदोलन को उन्होंने जीवन दान आंदोलन कहा। उसके बाद 1974 में आपको पता है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और संपूर्ण क्रांति की नारा देकर के पूरे बिहार में इन्होंने क्रांति की लहर फैला दी। उसके बाद पूरे भारत में भी लहर फैलाने का काम किया। 1975 में संपूर्ण क्रांति को पूरे भारत स्तर पर लेके गए, और जब भारत स्तर पर लेके गए तो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगा दिया। 1977 में जब इनको जेल से रिहा किया गया, चुनाव हुए, तो यहाँ पे गैर कांग्रेस सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका भी इन्होंने निभाई। प्रधानमंत्री बनाया किसको, प्रधानमंत्री बनाया यहाँ पे मोरारजी देसाई को, भूमिका यहाँ पे या इसकी जिम्मेदारी दी। 1979 में 8 अक्टूबर के दिन का निधन हो गया। तो ये इनके बेसिक जीवन के बारे में आपको पता चल गया। और एक और लास्ट यहाँ पे बात लिखना जरूरी है, वो है 1999 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो भारत रत्न की बात भी आपको रटी होनी चाहिए। चलिए, ये हमारा यहाँ पे इनके बारे में एक बेसिक डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हम कार्यक्रम को देखें तो हम कार्यक्रम में एक सारांश और देखेंगे, वो है इनके नामों को लेकर के, इनके उपाधियों को लेकर के, इनके जीवन से जुड़े अलग अलग नामों को लेकर के। ठीक है, नाम या उपाधि की बात करें तो लोक नायक की उपाधि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। लोक नायक की उपाधि संपूर्ण क्रांति के कारण इनको मिली है। संपूर्ण क्रांति जो 1974 में की है ना उन्होंने पूरे बिहार में, उसके बाद पूरे भारत में, उस वजह से इनको क्या माना जाता है, लोक नायक माना जाता है। मतलब ये एक व्यक्ति अगर बोलेगा तो पूरे देश सुनेगा उसको, उसको हीरो की तरह लेगा और इनको फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, जेपी जयप्रकाश उनका नाम का लोकप्रिय संक्षिप्त रूप है, ये तो पता ही है, पूछा जा सकता है। बाउल, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये लोकनायक और बाउल पूछा जा सकता है। बचपन का घरेलू नाम था। किंग मेकर भी हो सकता है, क्योंकि 1977 में कांग्रेस को हरा करके मोरारजी देसाई को यहाँ पे क्या बनते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनवाते हैं, मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। समाजवाद के पुरोधा, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी और कांग्रेस को एक प्रकार से पहली बार सोशलिज्म की तरफ ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले कांग्रेस में ऐसा कुछ सोशलिज्म की तरफ जाने का कोई ऐसा ऑफिशियली कोई ऐसी पार्टी या कोई दल या कोई संगठन नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ही ये संगठन बनके तैयार हो गया। क्रांतिकारी संत भी माने जाते हैं, क्योंकि ये राजनीति और अध्यात्म में सर्वोदय के अद्भुत मिलन के कारण को माना जाता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण गांधीवादी संत या गांधीवादी दूसरे गांधी, दूसरे गांधी इसलिए क्योंकि सर्वोदयी थे, अंत्योदयी थे।
खासतौर पे सर्वोदय थे जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी के विचार वही अहिंसात्मक पद्धति के माध्यम से अपने मांगों को मनवाना। इसी प्रकार से ये भी मानते थे कि अहिंसा कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अब आता है व्यक्तियों का प्रभाव। तो मुख्य रूप से किन किन व्यक्तियों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है वो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ एक बेसिक परिचय ले लेते हैं, उसके बाद हम इनके जो प्रभाव हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर इनके राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ के कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी को एंड जय हिंद।